हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज की एक और कॉमिक्स, जिसका नाम है मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे। मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे। लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। रात्रि का समय था। अचानक आकाश में उभर आई चमकदार गोलाकार आकृति 12 वर्षीय बालक राहुल की आंखों से छिपी नहीं रह सकी। ओह, हो ना हो, जरूर वह कोई उड़न तश्तरी है। डैडी ने मुझे कई बार रहस्यमय उड़न तश्तरियों के बारे में बताया है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखी गई हैं। मुझे फौरन डैडी को इस उड़न तश्तरी की जानकारी देनी चाहिए। जब राहुल ने अपने पिता डॉक्टर कामत को जगाकर उड़न तश्तरी के बारे में जानकारी दी, तो एकाएक ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। लेकिन तभी वे चौंक उठे। कहीं ये वही उड़न तश्तरी तो नहीं जिसका 10 साल पहले गुप्त रूप से मेरे पिता ने आविष्कार किया था। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सोचमग्न डॉक्टर कामत 10 साल पहले के अतीत में खो गए। उस रात में काफी देर तक डैडी के साथ उड़न तश्तरी के निर्माण कार्य में हाथ बटाता रहा था। अचानक, बस बेटे, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाकर सो जाओ। फिर राहुल कमरे में अकेला है। अगर जाग गया तो रो रोकर आसमान सिर पर उठा लेगा। लेकिन डैडी, आप अकेले। अब बहुत थोड़ा काम बचा है, मैं स्वयं पूरा कर लूंगा। ईश्वर ने चाहा तो सुबह का सूरज हमारे लिए खुशी खुशी का संदेश लेकर उदय होगा, और हमारे वर्षों के सपने साकार हो उठेंगे। ओ माय गॉड! तो क्या हम अपनी सफलता के इतने करीब पहुंच गए हैं डैडी? हाँ बेटे। बातें करते हुए दोनों प्रयोगशाला से बाहर निकल आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह उड़न तश्तरी सफलतापूर्वक उड़ान भरेगी। जैसे ही हमारा प्रयोग सफल होगा, हम पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल देंगे। यह अपनी तरह का पहला और अकेला स्पेसशिप होगा जो बिना कोई ध्वनि प्रवाहित किए बेआवाज उड़ान भरेगा और ज़मीन पर उतर सकेगा। दैट्स रियली वंडरफुल डैडी। पर क्या ये बात अपनी सरकार से छिपाए रखना उचित होगा? बेशक। उड़न उड़न तश्तरी की सफलता और हमारी सुरक्षा के लिए अब इस बात को गुप्त रखना ही उचित होगा। शहर से दूर इस जंगल के एकांत में मैंने प्रयोगशाला बनाकर काम आरंभ करने का निश्चय इसलिए किया था, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। वो तो ठीक है डैड, लेकिन अब हमारी मेहनत और बलिदान की कीमत वसूल करने का समय आ गया है बेटे। तो क्या पैसों की खातिर आप अपनी इस इजाद को विदेशियों के हाथ भी बेच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी चीज़ जिसे चाहे बेच सकता हूँ। मुझे तो पैसा चाहिए। इतना पैसा चाहिए जिससे मैं अपने बेटे और पोते के लिए सुख सुविधा व ऐशो आराम के सारे साधन जुटा सकूं। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना? तुम सोच रहे होगे आज सफलता के शिखर पर पहुंचकर तुम्हारा पिता ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है बेटे। जिस काम के लिए मैंने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, तुम्हारा पारिवारिक सुख खत्म हो गया। तुम्हारी पत्नी शीला तुम्हें इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि तुमने उसके साथ शहर में रहने की बजाय यहाँ रहकर अपने पिता के काम में हाथ बटाना ज़्यादा ठीक समझा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है डैडी, परंतु मुझे है बेटे। जब तक मैं तुम्हारा घर संसार खुशियों से नहीं भर दूंगा, मैं अपने आप को दोषी मानता रहूंगा। लेकिन मुझे खुशी तब होगी डैड, जब आपकी इस इजाद के लिए भारत सरकार आपको सम्मान देगी और विश्व में आपका नाम होगा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर गुजरा हुआ वक्त नहीं खरीदा जा सकता। ओह, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी जीवन भर की पूंजी सरकार के हवाले कर दूं? जी हाँ। ठीक है। उड़ान की सफलता के बाद तुम जैसा चाहो वैसा करना। दूसरे दिन करीब आधी रात को डैडी स्वयं सफलतापूर्वक उड़न तश्तरी को उड़ाकर तो ले गए, लेकिन फिर लौट कर नहीं आए। इस घटना को घटे 10 साल गुजर गए। तभी राहुल डॉक्टर कामत की सोचों को भंग करता हुआ बोला, आप क्या सोचने लगे डैडी? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है? तो खुद चलकर देख लीजिए। हाँ हाँ, चलो। और फिर अगर राहुल की बात सच हुई तो निश्चय ही डैडी लौट आए। हे भगवान, मैं तो डैडी के लौटने की उम्मीद ही खो चुका था। वो देखो डैडी, हो रही, कितने करीब नजर आ रही है। ओह, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही उड़न तश्तरी है। डैडी लौट आए हैं। थोड़ी देर बाद, डैड, ये उड़न तश्तरी तो आपकी लैब के निकट ही उतर रही है। तुमने ठीक अनुमान लगाया बेटे। आपको डर नहीं लग रहा है डैडी? डर कैसा बेटे? वह उड़न तस्त्री किसी अन्य ग्रह या देश की नहीं बल्कि हमारी अपनी इजाद की हुई है। उसमें तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी? हाँ। तब तुम लगभग 2 साल के थे। फिर डॉक्टर कामत ने एक टॉर्च उठाई और घर के बाहर आकर बोले, आओ, रास्ते में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। रास्ता तय करते हुए डॉक्टर कामत राहुल को सब कुछ विस्तार से बताने के बाद बोले, अब तो तुम समझ गए होगी कि वह उड़न तस्त्री यहाँ जंगल में क्यों उतरी है।
हाँ डैडी, अब जब भी दादाजी दोबारा अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। हाँ हाँ बेटे, अब की बार हम सब मिलकर अंतरिक्ष की सैर करने चलेंगे। हाँ, कितना मज़ा आएगा। फिर लगभग 15 मिनट बाद, तुम यहीं ठहरो, मैं डैडी को सिग्नल देकर द्वार खुलवाता हूँ। परंतु डैडी, दादाजी को तो स्वयं बाहर आना चाहिए था। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, आखिर उनकी उम्र भी तो काफ़ी हो चुकी है। ओह, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। तब डॉक्टर कामत आगे बढ़ गए और उड़न तश्तरी के निकट पहुंचकर सिग्नल देने लगे। पता नहीं डैडी किस हाल में होंगे। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद मैं डैडी से मिलूंगा। उफ, कितना अजीब लग रहा है। तभी, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। फिर जल्दी ही डॉक्टर कामत राहुल की नज़रों से ओझल हो गए। डैडी मुझे अकेला छोड़ गए। मेरा दिल उड़न तश्तरी के अंदर जाने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। मुझे भी अंदर जाना चाहिए, आखिर इसमें हर्ज भी क्या है। ये सोच राहुल के कदम स्वयं उड़न तश्तरी की ओर बढ़ चले। लेकिन अभी वह सीढ़ी के निकट पहुंचा ही था कि, नहीं बेटे राहुल, ऊपर मत आना। डैडी। उसी क्षण डॉक्टर कामत अपने बचाव के प्रयास में लड़खड़ाकर गिरे और लुढ़कते चले गए। डैडी। जैसे ही डॉक्टर कामत का शरीर जमीन पर पहुंचा, डैडी, ये क्या हुआ? आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? समय बर्बाद मत करो बेटे, भाग जाओ यहाँ से, वरना आदमखोर चूहे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उन शैतान जीवों को यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके इस इलाके को छोड़कर दूर निकल जाओ, और हो सके तो इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा देना। लेकिन मैं आपको यहाँ अकेला। राहुल की बात पूरी ना हो सकी, क्योंकि तभी राहुल की जान खतरे में देख, इससे पहले कि चूहा फिर आक्रमण करता, ची ची ची, डॉक्टर कामत ने चूहे को पकड़ तो लिया, लेकिन तभी, हे भगवान, अब क्या करूं? और फिर ची 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 जल्दी, नहीं डैडी, आ आ ये लोमहर्षक दृश्य देखकर रो नहीं। राहुल, धैर्य और हिम्मत से काम लो। अब तुम ही पृथ्वीवासियों को इन आदमखोर चूहों से सावधान कर सकते हो। मेरी मौत पर आंसू ना बहाओ, अपना फर्ज निभाओ बेटे। लेकिन राहुल चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पिता की मौत के लोमहर्षक दृश्य ने उसे जड़ सा कर दिया था। देखते ही देखते आदमखोर चूहा ने डॉक्टर कामत के जिस्म से मांस का नाम निशान मिटा दिया। फिर वे चूहे राहुल की तरफ लपके, लेकिन तभी जैसे राहुल की तंत्रा टूट गई। नहीं! अगले ही पल राहुल पूरी ताकत से दौड़ता चला जा रहा था। राहुल दौड़ता हुआ जंगल पार कर जैसे ही जीटी रोड पर पहुंचा, जी आ कार फौरन रुक गई। कर दी ना हत्या, शराब। अब क्या होगा अजय भैया? होगा क्या? यहाँ वीराने में कौन देख रहा है? चुपचाप निकल चलो। लेकिन अजय अपने साथियों की बात पर ध्यान दिए बिना नीचे उतरा और सड़क पर पड़े राहुल के निकट पहुंच गया। जीवित है, शायद बेहोश है। तब तक विजय और टिंगू भी निकट पहुंच चुके थे। शुक्र है इसे ज़्यादा चोट नहीं आई, हमें इसे फौरन अस्पताल ले चलना चाहिए। ओह, कैसी बात कर रहे हो अजय भैया? अगर ये रास्ते में मर गया तो वही बात होगी कि आबिल मुझे मार, खामा खाम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, आग बचाकर पतली गली से निकल चलो। तुम्हारा मतलब है हम इस घायल लड़के को यहाँ इस हालत में छोड़कर चले जाएं? तुम ठीक समझे मियाँ 30 मार का, इसी में अकलमंदी है। तुम्हारी अकलमंदी की ऐसी की तैसी। जितना तू छोटा है उतनी तेरी आत्मा खोटी है। प्यारे मकर राशि, तुम कलयुग में भगवान बनने की कोशिश मत करो। खुद तो फंसोगे, हमें भी फंसवाओगे। जानते नहीं मेरा जल्लाद बाप को? तुम्हें अपने पापा की पड़ी है, यहाँ किसी की जान पर बनी है। तभी, अब तुम लोग आपस में लड़ना छोड़ो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। तब अजय ने विजय और टिंगू की मदद से बेहोश राहुल को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और अपने साथियों के साथ कार में जा बैठा। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो अजय भैया। सोचने की बात तो यह है कि फिलहाल हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। विजय के इतना कहते ही अजय ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। कार झटके से आगे बढ़ी और फिर बंदूक की गोली की तरह सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ी। शहर पहुंचते ही अजय और उसके साथियों ने राहुल को सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करा दिया। अजय भैया, अच्छा किया जो तुमने पुलिस को ये नहीं बताया कि एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है। इस गलती के लिए सच में मुझे गिलानी हो रही है। गलती तुम्हारी नहीं, उस टप्पू राम की थी जो अचानक हमारी कार के सामने टपक पड़ा था। हाँ अजय, लेकिन उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। तभी, शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने उस लड़के को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर सच्चे नागरिक का फर्ज अदा किया। अब वो कैसा है डॉक्टर अंकल? कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। तुम लोग चाहो तो सुबह उससे मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। चलो, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वे डॉक्टर से विदा ले अस्पताल से चल दिए। अजय टिंगू को उसके घर से कुछ फासले पर ड्रॉप करते हुए बोला,
अपने डैडी को इस संबंध में कुछ मत बताना। अब हम सुबह 9 बजे अस्पताल में मिलेंगे। ओके। कार के नज़रों से ओझल होती टिंगू अपने घर की ओर चल पड़ा। भगवान करे डैडी अभी सो रहा। अगर उन्होंने इस समय मुझे घर में दाखिल होते देख लिया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन घर में कदम रखते ही तो अब वक्त हुआ है महानुभाव के घर लौटने का। डैडी मारा गया, अब खैर नहीं। भको, रात ढले, कहाँ से आ रहे हो? अपनी अम्मा से तो ये कहकर गए थे कि विराटनगर अपने क्लास वालों की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। मैंने झूठ नहीं कहा था डैडी, मैं सच में वहीं से आ रहा हूँ। वो क्या है कि रास्ते में कार खराब हो गई थी। कार खराब हो गई या एक्सीडेंट कर दिया था? आए, डैडी को एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें हैरानी हो रही है ना? तुम क्या सोचते हो तुम तिलंगों की हरकतों का मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन खामोश! अस्पताल में उस बेहोश लड़के के बारे में पुलिस को तुम लोगों ने जो बयान दिया उसकी सूचना मुझे मिल चुकी है। ओह, तो हवलदार के बच्चे ने हमें पहचान लिया था। इस बार तुम लोग बचोगे नहीं। सुबह मैं खुद उस लड़के का बयान लूंगा, उसके बाद हो गई छुट्टी। अगर उस टपकू राम ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो डैडी हमें हवालात में पहुंचा कर इदम लेंगे। लेकिन वह हमारे खिलाफ बयान दे ही कैसे सकता है? ना तो वह हमारे बारे में कुछ जानता है और ना ही हमारी कार का नंबर ही बता सकता है। तब टिंगू प्रकट में बोला, ठीक है डैडी, सुबह आपको सच झूठ का पता चल जाएगा। सो तो ठीक है, परंतु अगर तुम अभी मुझे सब सच सच बता दो तो मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है डैडी। और फिर टिंगू अपने कमरे की ओर चल दिया। ऐसे नहीं मानेगा खमखत, पर मैंने भी उन जासूसों से इसकी संगत ना छुड़वाई तो मेरा भी नाम तारकुंडे नहीं। अगले दिन ठीक 9 बजे टिंगू अस्पताल पहुंच गया। अजय और विजय वहां पहले से ही मौजूद थे। टिंगू उन्हें अपने पिता से हुई बातचीत के बारे में बताते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ यहाँ से फूट लो, डैडी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते नहीं, पहुँच चुके हैं। क्या मतलब? ये सच है टिंगू, अंकल अंदर उस लड़के का बयान लिख रहे हैं। जब तक वे बयान लेकर बाहर नहीं आ जाते हम उससे नहीं मिल सकते। तभी कमरे का द्वार खुला और इंस्पेक्टर तारकुंडे बाहर निकलते हुए उन्हें घूर कर बोला, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, इस बार फिर बच गए हो। इतना क्या तारकुंडे दनदनाता हुआ आगे निकल गया। इंस्पेक्टर तारकुंडे के जाने के बाद, आओ अब अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब डर का आएगा। फिर वे तीनों कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देख राहुल बरबस ही बोल उठा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग वही हैं जिन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया था? तुमने ठीक पहचाना बंधु, हमारी ही कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। परंतु तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ बयान न देकर हमें मुसीबत में फंसने से बचा लिया। गलती मेरी थी, आप लोगों ने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन तुम इतनी रात गए वहाँ वीराने में अकेले क्या कर रहे थे? अजय का प्रश्न सुन एकाएक ही राहुल की आंखें छलछला पड़ी। तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है बंधु, हमें साफ साफ बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। शायद तुम्हें अपने मम्मी डैडी की याद आ रही है। तुम हमें अपना पता दे दो, हम उन्हें खबर कर देंगे। नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हो गया हूँ। जब से मैंने होश संभाला है अपनी माँ को नहीं देखा, बस डैडी थे। लेकिन कल रात, ओह कल रात शायद इसके पिता के साथ कोई दुर्घटना घटी है। अजय सांत्वना देते हुए बोला, रो नहीं बंधु, और हमें बताओ कि कल रात तुम्हारे डैडी के साथ क्या हुआ। तब राहुल सुबकता हुआ अपने और डैडी के साथ रात जो कुछ घटा था उसके बारे में बताते हुए बोला, अगर मैं सही वक्त पर भाग खड़ा ना होता तो वे आदमखोर चूहे मुझे भी खा जाते। ओह, असंभव। मुझे तो लगता है इसने कोई भयानक सपना देखा है। तभी अजय गंभीर स्वर में बोला, इतनी बड़ी घटना शहर से कुछ मीलों की दूरी पर पहले जंगल में घट गई और किसी को खबर तक नहीं हुई। मेरी बात का विश्वास करिए भाई साहब। विश्वास तो हमें अब तभी होगा जब हम इस घटना की छानबीन कर लेंगे। हाँ, क्यों ना हम आज ही वहाँ जाएं और वास्तविकता का पता लगाएं। प्लीज़ वहाँ जाकर अपनी जान खतरे में मत डालिए। तुमने इस घटना के बारे में इंस्पेक्टर अंकल को तो नहीं बताया? नहीं। गुड, अब तुम आराम करो, हम कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। शुक्रिया। लेकिन तुमने जो कुछ हमें बताया उसका जिक्र भूल कर भी किसी से मत करना। तत्पश्चात अजय अपने साथियों के साथ अस्पताल से बाहर निकल आया। फिर वे पार्किंग में खड़ी अपनी कार में जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद कार सड़क पर दौड़ रही थी। तुम्हारा क्या विचार है अजय? राहुल ने जो कुछ बताया क्या वो सच है? मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंट के कारण उसका दिमाग हिल गया है। नहीं, सच्चाई का पता लगाए बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। फिर तो हमें जंगल की खाक छानने खुद वहां जाना होगा। क्यों ना पहले मकड़ी दीदी से विचार विमर्श करके उनकी सलाह ले लें। टिंगो की बात पर एक मत हो, तीनों सीधे ब्लैक टावर पहुंचे और संपूर्ण वृत्तांत मकड़ी रानी को क्या सुनाया। तब मकड़ी रानी बोली, हो सकता है राहुल ने जो कुछ बताया वो सही हो। फिर तो आदमखोर चूहों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए पहले उन आदमखोर चूहों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, हम तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं और लड़कर अपनी रिपोर्ट आपको देते हैं। लेकिन अगर चूहों ने हमें अपना शिकार बना लिया तो? इसके लिए तुम दोनों को अपने बचाव की पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाना होगा। फिर भी किसी खतरे की स्थिति में तुम लोग मुझे अपने करीब पाओगे। तत्पश्चात मकड़ी रानी की हिदायतों के अनुसार अजय, विजय और टिंगू
कार द्वारा घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। करीब 3 घंटे बाद लगता है हम ठीक जगह पर पहुंच गए। हाँ, अब हमें कॉटेज में जाकर छानबीन करनी चाहिए। फिर वे कॉटेज में जाने के लिए कार में ही तैयार होने लगे। पूरी तरह तैयार होकर वे कार से उतरे और सावधानी से चलते हुए बिना किसी रोक टोक के कॉटेज के अंदर जा पहुंचे। अंदर का दृश्य देख अजय चौंकता हुआ बोला, यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। शायद किसी ने तलाशी लेते हुए सारा सामान उलट पुलट और तोड़ फोड़ कर रख दिया है। मुझे तो ये उन आतंकपुर चूहों की शरारत लगती है। चूहों से इतना क्यों डरता है बुज़दिल? जब सामना होगा तो देखूंगा तुम कितने 30 मार खाओ। खामोश, लगता है हमारे आसपास कोई मौजूद है। अरे बाप रे, यहाँ भूतों के सिवा और कौन हो सकता है? भूत तुझे खा नहीं जाएंगे गुटके? अगर मौत से इतना ही डर लगता है तो हमारे साथ क्यों आया था? तभी, खबरदार लड़कों, हथियार फेंक दो और अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना भून कर रख दिए जाओगे। आए, ये आवाज़ कहाँ से आई? लेकिन जब उनकी नज़र रोशनदान से जाकर ही बंदूक की नाल पर पड़ी तो उन्होंने आदेश का पालन करना ही उचित समझा। अब आगे क्या हुक्म है भूतराज जी? ठीक तभी, हम भूत नहीं हम दूध है जासूस लड़कों। ओह, तो तुम हमें पहचान गए? फिर तो तुम लोग ये भी जान गए होगे कि हमसे उलझना तुम लोगों के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। शाप, अपनी भलाई चाहते हो तो बताओ, डॉक्टर कामत और उसका बेटा राहुल कहाँ है? हम किसी डॉक्टर कामत और उसके बेटे के बारे में नहीं जानते। हम तो यहाँ आदमखोर चूहों की तलाश में आए। कहीं तुम ही तो वो मोटे आदमखोर चूहे नहीं हो? तेरी ये मजाल पिद्दी के। चटाक फिर तुम बताओ, तुम डॉक्टर के खुफिया कागजातों के बारे में क्या जानते हो? कैसे खुफिया कागजात? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। तभी खट खट खट। ठहरो, इन जासूसों से बाद में निपटेंगे। फिलहाल इन्हें बांध कर किसी कमरे में डाल दो और आने वाले के स्वागत के लिए तैयार रहो। यस बॉस। और फिर पहलवान सरीका व्यक्ति अजय और उसके साथियों को उस कमरे से बाहर ले गया। उनके जाने के बाद बॉस ने फर्श पर पड़े रिवॉल्वर अपने कब्जे में किए और दबे कदमों से द्वार की ओर बढ़ने लगा। खट खट खट। आदमखोर चूहों का क्या रहस्य था? दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था? बॉस और उसके साथियों को डॉक्टर कामत और उड़न तस्वीर के आविष्कार के कागजातों का पता कैसे चला? प्रोफेसर सुधाकर का क्या हुआ? 10 साल तक अंतरिक्ष में वे कहाँ गायब रहे? 10 साल बाद उड़न तश्तरी अचानक वापस कैसे लौट आई? क्या अजय, विजय और टिंगू बॉस की कैसे मुक्त हो पाए? इन अनगिनत सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए इस कॉमिक के अगले भाग, मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फेंटा का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज की अगली कॉमिक, मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फेंटा का। तब तक के लिए धन्यवाद।